हेलो दोस्तों, राय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विनय सर आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा था और हिंदी में अब तक मैं 3 क्लास आप लोगों को दे चुका हूँ। जो भी अभी तक पढ़ा नहीं है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकता है दोस्त। मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ा रहा था वर्णमाला, और वर्णमाला में मैं स्वर तक पढ़ा चुका हूँ आपको। आज आपको पढ़ाऊँगा व्यंजन। आइए देखते हैं व्यंजन के बारे में। अगर हम व्यंजन की बात करें तो पहली बात ये आती है कि व्यंजन हम किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्यंजन किसे कहते हैं तो परिभाषा उससे बता दीजिएगा। वे वर्ण वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं बोले जाते हैं उसे उसे व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजन किसे कहते हैं तो बता देना कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। पूछे कि कैसे स्वरों का सहायता लेते हैं तो उनसे बोल देना कि बोलो बाबू क। बोलेगा क, आप लोग भी एक बार बोल के देख लीजिए। जब बोलेंगे आप क तो लास्ट में क्या आएगा, अ। लास्ट में क्या आएगा, अ। आपका क्या है, स्वर है। अगर आप बोलोगे ख तो लास्ट में क्या आएगा, अ। और क्या है, स्वर है। तो अगर हम देखें तो जो व्यंजन वर्ण है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। जबकि स्वर में ऐसा ना था। स्वर जो है किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेता था। इसीलिए स्वर का परिभाषा आप लोगों को मैं बताया था कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर करते हैं। जबकि मैं व्यंजन में आपको बता रहा हूँ कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। आइए व्यंजन के बारे में देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं। और हाँ, एक बात, अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं व्यंजन के बारे में बताया नहीं कि इसकी संख्या कितना है, तो ये सब संख्या वगैरह से जो भी संबंधित क्वेश्चन होगा व्यंजन के लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो धैर्य रखिए, सब्र करिए और टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो मैं कभी भी गलती से भी नहीं छोड़ूंगा। बस हमारे साथ बने बने रहिए आप लोग। अब बात करते हैं आगे कि उच्चारण के आधार पर आधार पर व्यंजन के भेद व्यंजन के भेद। अगर आपसे पूछे कि बताओ उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद, या व्यंजन का विभाजन कितने आधार पे किया गया है, तो उससे बोल देना कि देखो बाबू व्यंजन में कितने लाइन, 1 2 और 3। ये आधा वाले को मत गिन के बोलना कितना, 3.5। तो कितनी बार कटा है व्यंजन, 3 बार में कटा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ व्यंजन उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद, तो उसे बोल देना कितना, 3। और हाँ, गलती से भूल जाना तो व्यंजन लिख के काट लेना दोस्त। तो काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। आधा वाले को मत काटना, अगर आधा वाले को काट दिए तो कुछ लोग बोलेंगे 3.5, कुछ बोलेंगे कितना, 4। तो आपको जो पूरा पूरा वर्ण है उसको ही काटना है, न कि आधे वाले को। अब बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पे व्यंजन के 3 भेद हैं, तो ये तीनों कौन कौन है। अ, ये तीनों कौन कौन है। तो पहला जो है उसको कौन सा व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। और दूसरे वाले को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे वाले को बोलते हैं उष्म व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि बताओ उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद, या व्यंजन का विभाजन कितने आधार पे हुआ है, तो बोल देना कितने आधार पे, 3 आधार पे। अगर आपसे पूछे कौन कौन, तो उससे बोल देना एक होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ, और तीसरा होता है उष्म। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद, 3 हुए। एक हुआ स्पर्श व्यंजन, दूसरा हुआ अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हुआ क्या, उष्म व्यंजन। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बारी बारी से
सभी को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बारी बारी से एक एक करके सबको देखा जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला कौन सा व्यंजन था हमारा, स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। बात आती है कि ये स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है और इसके उपनाम क्या क्या, इन सभी चीज़ों को एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं अच्छे से। आइए देखते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होता है, इसका जब आप करेंगे क्या, उच्चारण। स्पर्श व्यंजन का आप दोस्त करोगे उच्चारण, तो मुख से क्या निकलेगा, जब स्पर्श व्यंजन का आप करेंगे उच्चारण तो मुख से क्या निकलेगा, वायु। मुख से क्या निकलेगा, वायु। मुख से क्या निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, वायु। अब बात आती है कि जब हम कर लिए उच्चारण और मुख से निकल गया क्या, वायु, तो ये जो वायु निकला है, ये वायु करेगा क्या। तो जब हम करेंगे व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण, तो मुख से हमारे क्या निकलेगा, वायु। और ये वायु मुख के अलग 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 उच्चारण उच्चारण स्थानों को, अब बात आती है कि ये मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को क्या करेगा, तो क्या करेगा, स्पर्श करेगा। क्या करेगा, स्पर्श। स्पर्श करते हुए कहाँ निकल जाएगा, तो बाहर। स्पर्श करते हुए कहाँ निकल जाएगा, बाहर। अब देखिए, अगर हम स्पर्श की बात करें तो स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श का मतलब क्या हो जाएगा, छूना। तो ये जब स्पर्श करेगा तो स्पर्श का मतलब क्या करेगा, छुएगा। और छुएगा, छूने के बाद क्या करेगा, बाहर निकल जाए। अब देखिए, हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन वर्णों का जब हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हमारे मुख से क्या निकलेगा, वायु। और ये वायु मुख के हमारे विभिन्न या अलग अलग उच्चारण स्थानों को क्या करेगा, छुएगा। और छूने के बाद कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और जब छूने के बाद बाहर निकल जाए तो इसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो परिभाषा बनाना होगा, तो यहीं से परिभाषा आप बना सकते हो। कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से, जब जिन वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए, तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। और हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आइए लिख लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है परिभाषा लिखना है, लेते हैं। परिभाषा की बात करें, कह सकते हैं वे व्यंजन वर्ण जिनके जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख से निकलने वाली वायु निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग मुख के अलग अलग उच्चारण उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है
तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, अगर हम तोड़ के पढ़ते हैं तो हमारा बेस मजबूत हो जाएगा। आप किसी को क्या करते हो, कर सकते हो, आसानी से समझा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप इस टाइम खाली पढ़ो, आप इस तरीके से पढ़ो कि आप आगे आने वाले समय में किसी को आप पढ़ा सको अच्छे से। तो बस मेरा यही मोटिव है, इसलिए मैं बेस और ऐसे दोनों पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसे बताओगे, तोड़ के बताओगे, तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकते हो, और इसी को आप जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका परिभाषा। तो देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है दोस्त छूना, और जब हम वर्ण का करेंगे क्या उच्चारण, तो मुख से क्या निकलेगा वायु, और ये वायु क्या करेगा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को छुएगा, और छूने के बाद कहाँ निकल जाएगा बाहर। और जब बाहर निकल जाए तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। परिभाषा में भी वही लिखा है, इन सभी को जोड़ के क्या किया है परिभाषा बना दिया है। देखिए, परिभाषा में बोल रहा है कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों पर स्पर्श करते हुए, स्पर्श का मतलब क्या छूते हुए, कहाँ निकल जाए बाहर, तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी। अगर हम स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें, आपसे पूछे कि बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो उससे बता देना इसकी संख्या कितनी है दोस्त 25। पूछेगा कहाँ से लेके कहाँ तक, तो बोल देना क से लेके म तक। क से लेके कहाँ तक म तक। अब देखिए, क से लेके म तक है, तो इसको आइए देख लेते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। फिर क्या आएगा च, छ, ज, झ, और क्या होता है यहाँ। फिर बात करते हैं अगला ट, ठ, ड, ढ, और क्या अड़ा। फिर बात करते हैं त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। आपसे पूछेगा कि बताओ स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक क से लेके म तक। आपसे पूछेगा इसकी संख्या कितनी, तो देखिए पहली वाली लाइन में कितने 5, दूसरी वाले में कितने 5, तो एक लाइन में कितना है 5, और लाइनों की संख्या कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल लाइनों की संख्या देखेंगे तो कितना है 5, और 5 लाइनों में कितने अक्षर 5 अक्षर, तो टोटल कितने हुए 25। कितने हुए 25। क वर्ग की बात करें तो क वाले लाइन में कितने अक्षर है 5, इसीलिए इसको कौन सा वर्ग बोलते हैं क वर्ग। कौन सा वर्ग बोलेंगे क वर्ग। और इसकी बात करें तो इसको कौन सा वर्ग बोलते हैं क वर्ग। और इसकी बात करें तो इसको कौन सा वर्ग बोलते हैं ट वर्ग। और इसको क्या बोलते हैं त वर्ग। और इसकी बात करें तो इसको कौन सा वर्ग बोलेंगे प वर्ग। अब देखिए, आड़े तिरछे चाहे जिस लाइन से देखें दोस्त, चाहे हम इधर से देखें, देखिए चाहे इधर से हम देखें तो भी हमें कितने मिलेंगे 5, और इधर से देखेंगे तो भी कितने मिलेंगे 5। चाहे किसी भी साइड से हम आएंगे, हर साइड से हमें कितने अक्षर दिखेंगे 5। इसीलिए अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो ये वर्ग पहले बना रहा है, वर्ग बनाने के कारण इसको एक उपनाम मिला दोस्त, जिसको बोलते हैं कौन सा व्यंजन वर्गीय व्यंजन। आपसे पूछे कि बताओ स्पर्श व्यंजन का उपनाम क्या है, तो बता देना उससे स्पर्श व्यंजन का जो उपनाम है इसको कौन सा व्यंजन उपनाम क्या होगा वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को कौन सा व्यंजन बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। आपसे पूछे कि वर्गीय व्यंजन काहे बोलते हैं, तो बता देना वर्ग में होने के कारण इसको कौन सा वर्ग व्यंजन बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्ग में होने के कारण इसको कौन सा व्यंजन बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन की संख्या की बात करें तो इसकी भी संख्या कितना 25। इसकी संख्या कितना 25। और पूछे कि कहाँ से लेके कहाँ तक, तो बोल देना क से लेके कहाँ तक म तक। क से लेके कहाँ तक म तक। अब हम उपनाम की ही बात कर रहे हैं तो इसके उपनाम और देख लेते हैं, क्या और कुछ इसके उपनाम है कि नहीं है।
और उपनाम की बात करें तो इसका एक और उपनाम है दोस्त, इसको कौन सा इसको और क्या बोलते हैं? उदित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उदित व्यंजन। और जब आपसे पूछे कि बताओ उदित व्यंजन किसको कहते हैं, तो बता देना किसको कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को। बोलेगा काहे कहते हैं, तो बता देना जो व्यंजन की हमारे शुरुआत है वो कहाँ से होता है? क से। कहाँ से होता है? क से। और क, ख, ग, घ, क से लेके म तक की बात करें तो क से लेके म तक के वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो इस हिसाब से बात करें तो उदित कहने के पीछे सेम लॉजिक था दोस्त। क्या था कि क वर्ग या स्पर्श व्यंजन से व्यंजन का शुरुआत हुआ, इसीलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन को एक नाम दे दिए, क्या? उदित व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि इसको हम उदित व्यंजन क्यों कहते हैं तो बता देना स्पर्श व्यंजन से शुरुआत होने के कारण होने के कारण इसे उदित व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन बोलेंगे? उदित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से शुरू होने के कारण इसको एक और नाम मिला, क्या? उदित व्यंजन। और पूछेगा आपसे कि बताओ उदित व्यंजन की संख्या कितनी, तो उसे बता देना इसकी भी संख्या कितनी? 25। पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, तो बोल देना क से लेके म तक। कहाँ से लेके कहाँ तक? क से लेके म तक। क से लेके म तक। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बुला सकते हैं? कम। क्या बोल सकते हैं? कम। ये अंग्रेजी का मत लिख देना कम, COME, नहीं तो कहेगा ये तो गलत है। देखिए कम का मतलब क्या है? क से लेके म तक। आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं तो उससे बोल देना वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। और आपसे पूछेगा कि बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो उससे बता देना जो स्पर्श व्यंजन है उसकी संख्या 25। पूछेगा कहाँ से लेके कहाँ तक, तो बता देना क से लेके म तक। आपसे पूछे कि बताओ स्पर्श व्यंजन का उपनाम क्या है, तो बता देना स्पर्श व्यंजन के दो उपनाम हैं, एक बोलते हैं वर्गीय व्यंजन और दूसरा क्या बोलते हैं? उदित व्यंजन। पूछेगा वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं, तो बता देना लिख के उसको कि हर लाइन में कितने? 5, चाहे इस साइड से देखे चाहे इस साइड से देखे, हर तरफ से कितना दिखेगा आपको? 5। और टोटल लाइनों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी? 5। और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 25। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये वर्ग बनाता है, इस कारण इसे कौन सा व्यंजन बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। और इसका एक दूसरा नाम क्या था? उदित व्यंजन। तो पूछे कोई अगर कि आपसे कि बताओ इसको उदित व्यंजन क्यों बोलते हैं, तो उससे बता देना स्पर्श व्यंजन से व्यंजन की शुरुआत होती है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन बोलेंगे? उदित व्यंजन। और आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जैसे भी क्वेश्चन बन सकते थे आपको बता दिया मैं। बस इसमें आज के डेट में इस समय ट्रेंड चल रहा है, सीधा सीधा आपसे नहीं पूछता है कभी कि बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी। अब क्या पूछता है कि बताओ वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी, और वर्गीय व्यंजन कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो वर्गीय व्यंजन की संख्या की बात करेगा तो कितना? 25। अब पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, तो बोल देना क से लेके म तक। अब या तो पूछ सकता है आपसे, बोलेगा बताओ उदित व्यंजन की संख्या कितनी और कहाँ से कहाँ तक, तो बोल देना उदित व्यंजन की संख्या कितनी? 25। कहाँ से लेके कहाँ तक, तो बोल देना क से लेके म तक। इस पर पूछेगा तो आप समझ ही गए हैं अच्छे से। अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला व्यंजन। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए दोस्त आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अगला व्यंजन देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरा भेद क्या था, तो दूसरा भेद था अंतस्थ व्यंजन। दूसरा भाग व्यंजन का क्या था? अंतस्थ। इसको कौन सा व्यंजन बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन।
बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अब देखिए, अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण है, जब उनका हम क्या करेंगे, उच्चारण, जब इन वर्णों का हम क्या करते हैं, उच्चारण, तो मुख से हमेशा क्या निकलता है दोस्त, वायु। अगर भरोसा नहीं है आपको कि मुख से वायु निकलता है व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में, तो आप ऐसे हाथ करना और बोलना, बोलिए क, तो देखिए एयर निकलेगा, वायु निकलेगा। तो दोस्त अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा से पहले देख लेते हैं वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जब अंतस्थ व्यंजन वर्णों का दोस्त हम करेंगे उच्चारण, तो जो वायु है क्या निकलेगा, वायु। और जब वायु निकलेगा तो ये क्या करेगा, मुख में नाम मात्र का स्पर्श, क्या करेगा, मुख में नाम मात्र का स्पर्श, नाम मात्र का स्पर्श करेगा। और स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो कितना छुएगा, तो बोल देना कि नाम मात्र छुएगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख में नाम मात्र का स्पर्श करता है या छूता है, तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगा वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में वायु मुख में नाम मात्र का स्पर्श करती है, नाम मात्र का, नाम मात्र का स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो बता देना कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख में नाम मात्र का स्पर्श करे, तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए परिभाषा ये तो यहाँ से भी बना सकते थे, कह सकते थे वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में नाम मात्र का स्पर्श करती है, तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। तो इसको जब जोड़ देंगे आप, तो हमेशा बता रहा हूँ कि ये है आपका बेस। और ऐसे हम क्या कर रहे हैं, तोड़ के पढ़ रहे हैं। इसी टूटे हुए फॉर्म को जब आप जोड़ दोगे तो क्या बना देगा, ये परिभाषा। क्या बना देगा, परिभाषा। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। हमने देख लिया कि इसका परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा आपको बता दिया मैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में नाम मात्र का स्पर्श करे, तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि बताओ जो अंतस्थ व्यंजन है इसकी संख्या कितनी, तो बता देना जी इसकी जो संख्या है वो है कितना, 4। आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, तो कितना, 4। पूछे यदि कौन कौन, तो बता देना य व र और ल। इसकी संख्या कितना है, 4। कौन कौन, तो बोल देना क्या, य व र और ल। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन की तरह क्या इसका भी कोई उपनाम है। स्पर्श व्यंजन में हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन का उपनाम था, तो क्या अंतस्थ व्यंजन का भी कोई उपनाम है। तो आइए इसके उपनाम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम अंतस्थ व्यंजन के उपनाम की बात करें तो इसका भी उपनाम है। इसका एक उपनाम है अर्धस्वर। जो अंतस्थ व्यंजन है इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। अर्ध का मतलब क्या होता है दोस्त, तो बोल देना आधा। अगर कोई पूछे कि अर्ध, अर्ध का मतलब कितना, तो बता देना कितना, आधा। अब बात आती है कि इसको हम अर्धस्वर काहे बोलते हैं, काहे इसका नाम अर्धस्वर पड़ा, काहे इसको लोग अर्धस्वर ही बोले। बात आती है कि नहीं। तो अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। स्वर मतलब स्वर। कह रहा है जो अंतस्थ व्यंजन होता है य व र ल, ये आधा किसकी भांति काम करता है, स्वर की भांति।
लेकिन अभी हम क्या लिखे हैं, व्यंजन। तो दोस्त ये जो अंतस्थ व्यंजन होता है, ये आधा काम करता है व्यंजन का और आधा काम करता है किसका, स्वर का। तो इसीलिए इसको हम एक नाम दिए क्या, अर्धस्वर। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है आधा। तो अगर हम अर्धस्वर की परिभाषा की बात कर ले तो एक छोटा सा देख लेते हैं। वे व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जो, वे व्यंजन वर्ण जो स्वर की भांति, स्वर की भांति कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उसे करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्धस्वर। किसकी भांति काम करेंगे, तो बता देना, स्वर की भांति काम करेंगे। और स्वर की भांति काम करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अर्धस्वर। लेकिन होना क्या चाहिए दोस्त, व्यंजन होना चाहिए। जब व्यंजन होगा तो आधा तो उसमें गुण किसका होगा, व्यंजन का। और आधा गुण जब बोल रहे हैं अर्धस्वर, तो आधा गुण किसका हो जाएगा, स्वर का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो बता देना वे व्यंजन जिनके अंदर आधा गुण किसका हो, व्यंजन का, और आधा गुण किसका हो, स्वर का। तो उस ऐसे व्यंजन को हम क्या बोलेंगे, अर्धस्वर। अगर आपसे पूछे कि अर्धस्वर की संख्या कितनी, तो उससे बता देना इसकी भी संख्या कितनी, 4। इसकी संख्या कितनी, 4। और पूछे कोई कौन सा, कौन कौन, तो बोल देना एक है व, दूसरा है य, तीसरा क्या, र, और चौथा क्या हो जाएगा, ल। य व र ल। आपसे कोई पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, तो उससे भी बता देना कितनी, 4। कोई पूछे कौन कौन, तो बोल देना य व और र ल। अब देखिए इन चारों को तो हम बोलते हैं क्या, अर्धस्वर। लेकिन लेकिन दोस्त इसमें से ये जो दो वर्ण है, कौन कौन, एक य और दूसरा क्या, व, इन दोनों को हम विशेष रूप से क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। इन दोनों को क्या बोला जाता है विशेष रूप से, अर्धस्वर। विशेष रूप से अर्धस्वर कहते हैं। अब कहेंगे ऐसा काहे बोल रहे हैं कि इन दोनों को ही खाली विशेष रूप से अर्धस्वर बोलते हैं। तो दोस्त बात यह है कि यह और वह का हम प्रयोग स्वर के जगह बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। इसलिए इन दोनों वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। अब बात आती है कि कैसे यह और वह जो है अर्धस्वर की तरह काम करता है। तो देख लीजिए कैसे काम करता है। लिखते हैं एक स्वर का प्रयोग करके, क्या लिखते हैं, गई। ऐसी गई को इस य के सहारे कैसे लिखते हैं, गई। अब देखिए यहाँ पे जो य लिखे हैं ये क्या है, व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे जो ई है ये क्या है, स्वर है। और जब हमें ऐसा शब्द लिखना हो गई, तो हम स्वर से भी लिख सकते हैं, और यह जो व्यंजन है इसका भी हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो काम किया कि नहीं स्वर की तरह। और जब स्वर की तरह काम किया तो इसको हम बोल सकते हैं अर्धस्वर। और स्वरों में भी विशेष रूप से किसको बोलते हैं, अर्धस्वर, य को और व को। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो एक लिखते हैं ना, एक एक वर्ड अगर हम बोले तो कहते हैं गए। क्या बोलते हैं, गए। और इसी को हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है। और वह की बात करें तो वह में हम क्या लिखते हैं, देखिए वह की जगह किसका प्रयोग करते हैं स्वर में, ओ का। क्या बोलते हैं, जाओ। और इसी को जाओ को अगर हमें बोलना हो, व्यंजन के हिसाब से लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं जाओ। तो वह से भी हमारा काम चल गया कि नहीं। स्वर के जगह, स्वर जो हमारा वो था उसके जगह हम किस, वह का प्रयोग किए, और वह का प्रयोग करके क्या लिख दिए, सेम चीज लिख दिए। तो देखो दोस्त जैसा स्वर काम किया वैसा ही यह यहाँ पे जो व्यंजन है वो भी काम किया। अब जैसे हम बात करें अगले की, तो अगला बोलते हैं ना जाऊंगा। क्या बोलते हैं, जाऊंगा। इसी को हमें इसके सहारे लिखना हो तब क्या कहेंगे आप लोग,
जाऊंगा, ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे दोस्त पूछा जाए कि ये जो हम दोनों प्रयोग करके लिखे हैं, इनमें दोनों में सही कौन सा है, तो हमारे जो भाषा के विद्वानगण है वो कहते हैं जो स्वर का प्रयोग करके लिखा गया है वो सही माना जाता है हमेशा। जब शुद्ध अशुद्ध की बात आएगी तो किसको मानेंगे सही? जो स्वर के सहारे लिखे गए हों, स्वर का जिनमें प्रयोग किया गया है, तो यहाँ शुद्ध की बात करें तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग के आधार पे दोनों सही है। हम प्रॉपर, आप लोग भी और हम लोग भी लिखते रहते हैं। अब देखिए, य और व जो है इन सब का प्रयोग स्वर के रूप में बहुत ज़्यादा हम करते हैं, इसीलिए इन दोनों को विशेष रूप से एक नाम दिया गया। क्या बोला गया? विशेष रूप से अर्धस्वर। आपसे पूछे कि बताओ विशेष रूप से अर्धस्वरों की संख्या कितनी, तो बोल देना उससे कि विशेष रूप से अर्धस्वरों की संख्या कितनी? 2। पूछेगा आपसे कौन कौन, तो बता देना पहला यह है और दूसरा क्या है? वह है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन आपका हो गया क्या? कंप्लीट। एक बार आइए रिवीजन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो उसे बोल देना वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जो है मुख में नाम मात्र का स्पर्श करे, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, तो उसे बता देना जो अंतस्थ व्यंजन है उसकी संख्या कितनी? 4। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना इस य व र और ल। पूछेगा अंतस्थ व्यंजन का उपनाम क्या है, तो बता देना अंतस्थ व्यंजन का उपनाम क्या है? अर्धस्वर। पूछेगा और स्वर काहे करते कहते हैं, तो बोल देना आधा काम स्वर का करता है और आधा काम किसका करता है? व्यंजन का। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। और आपसे कहे कि बताओ अर्धस्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना अर्धस्वरों की संख्या कितनी? 4। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना य व र और ल। अब बात करते हैं विशेष रूप से अर्धस्वर किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि विशेष रूप से अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो बता देना य और व को। य और व को क्या कहते हैं? विशेष रूप से अर्धस्वर। आपसे कोई कहे कि विशेष रूप से अर्धस्वरों की संख्या कितनी, तो कितना? 2। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला व्यंजन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और ले चुके हैं तो चलिए आगे चलते। अगला व्यंजन कौन सा है? तो अगला व्यंजन हमें पढ़ना है उष्म व्यंजन। अगला व्यंजन हमें कौन सा पढ़ना है? उष्म व्यंजन। और उष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। और उष्मा का मतलब होता है गर्मी। तो ये ऐसे व्यंजन है दोस्त तो क्या पैदा करते हैं? गर्मी। और गर्मी कब पैदा होती है? जब क्या होना, गर्मी के लिए क्या होना चाहिए? रगड़। या क्या, रगड़ को ही क्या बोलते हैं? घर्षण। जब दो चीज़ों में आपस में होगा घर्षण, तभी क्या होगी? गर्मी उत्पन्न होगी दोस्त। तो अब तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ व्यंजन। अब इसमें कैसे घर्षण होगा, कैसे जो है गर्मी पैदा होगी दोस्त, वही हमें देखना है। क्योंकि यहाँ लकड़ी या पत्थर तो है नहीं कि रगड़े और रगड़ने के बाद क्या हो जाए, रगड़ खा के उसमें जब घर्षण हो तो क्या फेंके? चिंगारी फेंके और क्या लग जाए? आग। ऐसा कुछ है नहीं। हमें क्या पढ़ना है? व्यंजन पढ़ना है, वर्णों के बारे में। और यहाँ पे जो है घर्षण कैसे होगा वही हमें देखना है। तो दोस्त जो व्यंजन वर्ण है, उसमें व्यंजन वर्ण है, इनका हम क्या करेंगे? पहले उच्चारण। घर्षण होने के लिए हमें क्या करना होगा? उच्चारण। और जब हम इनका उच्चारण करेंगे, जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो मुख से क्या निकलेगा? वायु। मुख से वायु निकलेगा। देखो, जब भी हम किसी वर्ण को बोलेंगे तो हमारे मुख से हमेशा क्या निकलता है? वायु। तो यहाँ पे भी जब इन वर्णों का हम क्या करेंगे? उच्चारण। उच्चारण का मतलब बोलेंगे, तो क्या निकलेगा मुख से? वायु। अब बात आती है, ये जो वायु निकलेगा, हवा निकलेगा, ये करेगा क्या? तो ये हवा करेगा कुछ यूं, जो ये जो हवा है मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को, विभिन्न उच्चारण स्थानों पर
स्थानों पर बात आती है कि ये विभिन्न उच्चारण स्थानों पर क्या करेगा भैया। तो जब हम व्यंजन उस व्यंजन वर्ण का क्या करेंगे उच्चारण, तो मुख से हमारे क्या निकलेगा वायु। ये मुख से जब वायु निकलेगा तो क्या करेगा, तो मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर दोस्त पूछेगा क्या करेगा स्थानों पर, तो बोल देना घर्षण करेगा। क्या करेगा घर्षण। और घर्षण करते हुए कहाँ जाएगा, तो बोल देना घर्षण करते हुए क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा, घर्षण करते हुए क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे व्यंजन। घर्षण करेगा तो क्या उत्पन्न होगा गर्मी, और उसका मतलब क्या होता है गर्मी। अब देखिए जब हम उस व्यंजन वर्णों का क्या करेंगे उच्चारण, क्या करेंगे उच्चारण, तो मुख से हमारे क्या निकलेगा वायु। और ये वायु क्या करेगा, तो मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर घर्षण करेगा। और घर्षण करते हुए क्या करेगा, तो क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा दोस्त, तो इसे क्या बोलेंगे उष्म व्यंजन। जब बाहर निकल जाएगा तो कौन सा व्यंजन बोलेंगे उष्म व्यंजन। अब परिभाषा की बात करें तो आइए देख लेते हैं। ये तो रहा आपका बेसिक और ये रहा परिभाषा। तो वे व्यंजन वर्ण, परिभाषा लिखना होगा तो क्या बोलेंगे वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को विभिन्न उच्चारण स्थानों को, विभिन्न का मतलब भी होता है दोस्त अलग अलग, विभिन्न उच्चारण स्थानों पर घर्षण करते हुए बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे दोस्त, तो उष्म व्यंजन कहेंगे। तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो बोल देना वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर घर्षण करते हुए बाहर निकल जाए तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। अगर देखो यहाँ से भी आप परिभाषा क्रिएट कर सकते हो तोड़ के भी। तो यहाँ से भी बोल सकते हो कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को या स्थानों पर घर्षण करते हुए कहाँ निकल जाए बाहर, तो उसे कौन सा व्यंजन बोल देंगे उष्म व्यंजन। आपको जो तरीका सही लगे, तोड़ के पढ़ना सही लगे तो तोड़ के आप परिभाषा को पढ़िए, और जोड़ के पढ़ने का मन करे तो ऐसे पढ़। लेकिन सबसे फायदेमंद यही होता है कि तोड़ के आप जब पढ़ते हो तो किसी को अच्छे से समझा सकते हो, और जब इसको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा परिभाषा। तो ऐसे आपको याद करने में सहूलियत और आराम होता है। अब बात करते हैं जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है और कौन कौन है। अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, तो उससे बोल देना इसकी संख्या कितनी 4 है। इसकी संख्या कितनी 4। और कोई पूछे कौन कौन, तो उससे बता देना स स स और क्या ह। तो उससे एक लाइन में बोलना दोस्त तीनों स और क्या ह। अब देखो बात तो यहीं पे ख़त्म नहीं होती, कुछ और बातें आ जाती हैं। अब पूछा जाता है आपसे ये जो बड़ा वाला स है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा स बोलते हैं, तो इसको कौन सा स बोलेंगे तालव्य स। कौन सा स बोलते हैं तालव्य स। और इसको कौन सा स बोलते हैं, तो बोल देना इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। कौन सा स मूर्धन्य स।
और इस स की बात करेगा तो इसको बोल देना, इसको बोलते हैं दंती स। कौन सा बोलेंगे? दंती स। अब बात आती है इस बड़े वाले स को हम तालव्य स काहे बोलते हैं? तो तालव्य स दोस्त बोलने का रीज़न है इसके पीछे। अगर आपसे पूछे कोई ये तालव्य स क्यों है, तो बोल देना जो सबसे बड़ा वाला स होता है, इस स का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं, और तालु से उच्चारण होने के कारण को एक नाम दे दिया गया, क्या? तालव्य स। और इस स की बात करें हम, तो जो मूर्धन्य हमारा स है, इसका उच्चारण कहाँ से हुआ? मूर्धा से। तो हम जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मूर्धा से। और मूर्धा से उच्चरित होने के कारण या उच्चारण होने के कारण इसको एक नाम मिला, मूर्धन्य स। कौन सा स? मूर्धन्य स। और इस वाले स का जो सड़क स है, इस स को हम बोलते हैं कौन सा स? दंती स। बचपन से आप पढ़ते चले आए हो। दंती स का मतलब है दोस्त कि जिस स का उच्चारण कहाँ से हो? दांत से हम क्या बोलेंगे? दंती स। आपसे कोई पूछे कि उस व्यंजन की संख्या कितनी, तो कितना? 4। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना तीनों सौ और ह। तीनों सौ और ह। अब बात करते हैं उपनाम की। आपसे यदि पूछ ले कि जो उष्म व्यंजन है उसका उपनाम क्या है, जो उष्म व्यंजन है उसका उपनाम क्या है, तो बता देना उससे कि उपनाम क्या क्या है। जानते हो आप लोग तो कमेंट कर दीजिएगा इसका उपनाम क्या है। अगर आपसे ऐसा पूछे कोई प्रश्न, तो बोल देना इसको बोलते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? कौन सा व्यंजन बोलेंगे इसको? उष्म संघर्षी व्यंजन। अब बात आती है कि इसको उष्म संघर्षी व्यंजन कहते काहे लिए हैं। समस्या ही समस्या है। तो अगर आपसे पूछे कि इसको उष्म संघर्षी व्यंजन काहे कहते हैं, तो उसे बता देना कि अत्यधिक 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 घर्षण करके अत्यधिक घर्षण करके निकलने के कारण निकलने के कारण इसे उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ उष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो बोल देना जिन वर्णों का जो अत्यधिक घर्षण करके वर्ण निकलते हैं, तो उसे हम कैसा वर्ण बोलते हैं? उष्म संघर्षी वर्ण बोलते हैं। और ये चारों वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं दोस्त, तीनों सौ और ह का, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा घर्षण करके अंदर से निकले हैं, रगड़ खा के निकले हैं। तो बोलिए श। तो बोलने में क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या हो रहा है? रगड़ खा रहा है, घर्षण हो रहा है। और जब ये घर्षण करके जूझ के निकलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संघर्षी। देखिए श श श। एक बार बोल के देख लीजिए कितना ज़्यादा घर्षण महसूस होता है, रगड़ महसूस होता है। आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ को। और बोलेंगे जब ह, क्या बोलते हैं? ह। तो भी ऐसा लगता है कि इसमें भी क्या हुआ? घर्षण। और घर्षण होने के कारण ही इसको एक नाम मिला दोस्त, क्या? उष्म संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ उष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, तो उससे बता देना दोस्त कि इसकी संख्या कितनी? 4। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना तीनों सौ और ह। तीनों सौ और ह। और इन तीनों सौ का कोई नाम पूछे तो बता देना कि बड़े वाले सौ को तालव्य, और पेटफरवा सौ को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। और सड़क वाले सौ को क्या बोलते हैं? दंती स। काहे लिए बोलते हैं इसको, तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको क्यों बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या इसका और कोई उपनाम है, तो हाँ इसका उपनाम और है। इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोलते हैं? संघर्षी। तो इसको एक और बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। असंघर्ष करके निकलने के कारण, उच्चरित होने के कारण इसको एक और नाम दिया गया, क्या? संघर्षी व्यंजन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले
कि बताओ संघर्षी जो व्यंजन है इसकी संख्या कितनी, तो आप उससे बोल देना कि संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, 4। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना क्या, 300 और 300 और क्या, 100। तो आपका ये उष्म व्यंजन कंप्लीट हुआ। एक मिनट, उष्म संघर्षी व्यंजन आया है, तो पीछे एक क्वेश्चन छूट गया है दोस्त, आइए उसको भी देख लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं स्पर्श स्पर्श व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन में यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्णों को एक नाम दिया जाता है स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछे, आइए ऊपर लिखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, आपसे इसकी संख्या पूछ ले तो इसकी संख्या बता देना कितना, 4। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना, एक है च, दूसरा क्या है छ, तीसरा है क्या ज, और चौथा क्या है झ। और दोस्त गलती से भी यहाँ को काउंट मत करना। आपसे यदि पूछे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, तो कितना बता देना, 4। पूछे कौन कौन, तो बोल देना च, छ, ज और झ। यहाँ को कभी गिनना मत गलती से भी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए आगे चलते। कौन सा व्यंजन पढ़ रहे थे, उष्म व्यंजन। आपसे कोई उष्म व्यंजन का परिभाषा पूछे तो उससे बता देना, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर घर्षण करते हुए बाहर निकल जाए तो उसे उष्म व्यंजन कहेंगे। अब पूछेगा उष्म व्यंजन की संख्या कितनी, तो बता देना कितना, 4। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना 300 और। अब उपनाम की बात करेगा तो इसी को कौन सा व्यंजन बोलते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन। अब पूछेगा उष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, तो बता देना 4। पूछेगा कौन कौन, तो एक लाइन में बोलना 300 और। इसी को क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन भी बोलेगा आपसे, कोई पूछेगा इसकी संख्या कितनी, तो कितना, 4। पूछेगा कौन कौन, तो एक ही जवाब है, 300 और। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भी कुछ व्यंजन बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। आप लोग आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इन तीनों के अलावा अगर हम उच्चारण के आधार की बात करें तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया था दोस्त। पहला था स्पर्श, दूसरा था क्या, अंतस्थ, और तीसरा क्या था, उष्म व्यंजन। ये तीनों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कुछ और भी व्यंजन है, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि उनसे भी प्रॉपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाकी बचे हुए व्यंजन जिनको आप हम लोग क्या करें, एक बार देख लें। तो बात करते हैं किस व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन। अब अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो सीधा सीधा पहला आता है हमारे दिमाग में कि संयुक्त का मतलब क्या होता है। और व्यंजन, जब संयुक्त व्यंजन की बात करेगा तो ये भी दिमाग में आता है कि संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या हो जाता है, परिभाषा। तो अब परिभाषा को देखने से पहले थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं कि संयुक्त का मतलब, अगर हम अर्थ की बात करें तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना या जुड़ा हुआ, या इसी को क्या बोल सकते हैं, जोड़। बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन जोड़ ओड़ आप याद मत रखिए। संयुक्त का मतलब बस इतना रखिए, क्या होता है, जुड़ा हुआ। और दोस्त जब बात आएगी जुड़ने के लिए तो आप ही बताओ,
क्या अकेले कोई संबंध बनता है? अकेले आप संबंध की बात करें, संबंध बनाना चाहे तो अकेले संबंध बन सकता है? नहीं ना। उसी तरह से जुड़ने के लिए कम से कम कितने चाहिए? दो। तो कितने चाहिए? दो चाहिए। कितने? दो। और जब तक दो ना होगा क्या जुड़ेगा? किसी भी चीज़ को अगर हम जोड़ के देख लें तो जुड़ेगा? तो आप सीधा बोलेंगे कि नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुड़ने के लिए कम से कम कितने चाहिए? दो। चाहे रिश्ता हो या संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, तब भी अगर हम जोड़ेंगे किसी चीज़ को तो जुड़ने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए हमारे पास? दो होना चाहिए। तो बात करते हैं, बोल रहा है संयुक्त का मतलब क्या होगा, तो बोल रहा है क्या? जुड़ा हुआ। तो जब पूछा गया कि जुड़ने के लिए कम से कम कितने चाहिए, इससे पूछिए कि जुड़ने के लिए कितने चाहिए, तो बोल रहा है कि जुड़ने के लिए कम से कम कितने चाहिए? दो। कम से कम कितने होने चाहिए? तो दो होने चाहिए। और जब बात आई कि कम से कम दो होने चाहिए, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? तो जब कम से कम दो होने चाहिए दोस्त, तो दोनों कैसे होने चाहिए उसी के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो बोल रहा है कि जो पहला व्यंजन होना चाहिए, पहला व्यंजन होगा, वो कैसा होगा? आधा। पहला व्यंजन आधा होगा। और जब दूसरा पूछा गया तो बताया कि जो दूसरा वाला व्यंजन होगा वो कैसा होगा? पूरा। तो दूसरा व्यंजन पूरा होगा। और जब आगे इससे पूछा गया कि बताओ, मान लिए कि कम से कम जुड़ने के लिए कितना होंगे? दो होंगे, जिसमें से पहला कैसा होगा? आधा। और दूसरा कितना कैसा होगा? पूरा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? तो कह रहा है कि जब ये दोनों मिलेंगे मिलेंगे तो कैसा व्यंजन बनेगा? संयुक्त व्यंजन। कैसा व्यंजन बन जाएगा? संयुक्त व्यंजन। लेकिन एक खास बात, अब जुड़ने की बात आगे भी आपको मिलेगा किस व्यंजन में? द्वितीय व्यंजन जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो इसलिए इसकी जो क्राइटेरिया है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि ये पहला व्यंजन जुड़ेगा और ये क्या जुड़ेगा इसमें? दूसरा। लेकिन पहला वाला कैसा? आधा। और दूसरा वाला कैसा होना चाहिए? पूरा। लेकिन इन दोनों का खास बात यह है, दोनों व्यंजन, ये जो दोनों व्यंजन होंगे एक ही नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे? अलग अलग। कैसे होंगे? अलग अलग। तो अगर आपसे कोई पूछे परिभाषा क्या होगा, तो कह देना संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और जुड़ने के लिए कितना चाहिए? कम से कम दो। तो जिसमें से पहला कैसा होना चाहिए? आधा। और दूसरा कैसा होना चाहिए? पूरा। लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए दोस्त? अलग अलग। तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। तो परिभाषा की बात करें तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है जब एक आधा व्यंजन जब एक आधा व्यंजन जब एक आधा व्यंजन पूरे व्यंजन से जब एक आधा व्यंजन एक पूरे व्यंजन से एक पूरे व्यंजन से जुड़ता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, तो उससे बता देना कि जब एक आधा व्यंजन एक पूरे व्यंजन से मिल जाए, जुड़ जाए, तो उसे हम कैसा व्यंजन बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। पूछेगा इसकी खास बात क्या है, तो बोल देना इसमें एक खास बात है कि ये दोनों व्यंजन कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग। अब पूछेगा पहला कैसा, तो बोलना पहला आधा और दूसरा कैसा? पूरा। लेकिन दोनों का खास बात है कि दोनों व्यंजन कैसे? अलग अलग होंगे। और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। अगर आपसे पूछे कोई कि ये जो संयुक्त व्यंजन है इसकी संख्या कितनी, तो उससे बोल देना जो इसकी संख्या है वो कितना है? 4। तो आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, तो बता देना कितना? 4। अगर आपसे पूछे कौन कौन, तो बता देना
एक होता है क्या, छ, दूसरा क्या है, त्र, तीसरा क्या है, ज्ञ, और चौथा वर्ण क्या होता है। तो आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना, तो बोल देना संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। अब बात आ गई कि आप तो बोल दिए सर कि छ, त्र, ज्ञ और स्त्र जो है संयुक्त व्यंजन है, लेकिन आप हमें दिखाइए कि संयुक्त व्यंजन कैसे है, क्योंकि आप जो परिभाषा दिए हैं कि पहला कैसा होना चाहिए, आधा, और दूसरा कैसा होना चाहिए, पूरा, क्या सही बात है या नहीं। तो अगर आपको ये डाउट है तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि इससे पूछता है कि छ किससे किससे बना है, त्र किससे बना है, ज्ञ किससे बना है और स्र किससे बना है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्त। क्वेश्चन बने और पूछे आपसे, इससे पहले आप लोग क्या करिए, देख लीजिए। तो आपसे पूछता है कि छ किससे बना है, तो बता देना जो छ है वो बना है क प्लस स। लेकिन क कैसा दोस्त, तो बता देना क आधा। अब देखिए बात करते हैं आधा की। तो जब भी हम किसी व्यंजन के नीचे क्या लगाते हैं, हलंत, ये जो नीचे लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, हलंत। ये जब किसी व्यंजन पे लग जाए या किसी वर्ण पे लग जाए तो वो वर्ण कैसा हो जाता है, आधा। तो देखिए क प्लस स, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छ। क्या बन जाएगा, छ। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ छ किन व्यंजन वर्णों से बना है, तो बोल देना आधा क और पूरा सौ से मिलके क्या बना, छ बना। तो देखिए नियम को फॉलो किया कि नहीं, बोल रहा है पहला व्यंजन आधा, तो इधर आप देखिए पहला व्यंजन कैसा, आधा। अब कहेंगे ये तो पूरा दिख रहा है, नहीं दोस्त, नीचे हलंत लगाए हैं, और जिस व्यंजन पे हलंत लग जाएगा वो कैसा, आधा हो जाएगा। और इधर देखिए फिर दूसरा बोल रहा है कि जो व्यंजन होगा कैसा होगा, न होना चाहिए पूरा। तो क्या ऐसा कैसा है, पूरा है। एक नियम और इसमें था कि दोनों कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो देखिए यहाँ क है और यहाँ स है, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। और जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, छ। अब बात करते हैं दोस्त किसकी, त्र की। अगला वर्ण हमारे पास क्या है, त्र। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि त्र किससे बना है, तो उससे बोल देना ये जो बना है आधा त, कैसा त, आधा त। अभी लिखे हैं दोस्त पूरा, लगा देंगे इसके नीचे एक खोडंडी, तो क्या हो जाएगा ये, आधा। और किससे बना है दोस्त, तो बोल देना र से। र कैसा, पूरा। तो आपसे कोई पूछे कि त्र किससे बना है, तो बोल देना आधा त और पूरा र। अब बात करते हैं आगे किसकी, ज्ञ की। आपसे यदि कोई पूछे कि ज्ञ किससे बना है, तो उससे बोल देना आधा ज और पूरा ज्ञ। जब आधा ज में पूरा यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञ। और ज्ञ कैसा व्यंजन, तो उसे बोल देना संयुक्त व्यंजन। और अगला वर्ण क्या है दोस्त, तो कहेंगे क्या, स्र बचा हुआ है। तो अगर हम स्र की बात करें कि ये जो स्र है किससे बना है, तो बड़ा वाला स बोल देना, लेकिन कैसा रहेगा दोस्त, आधा। और क्या, जब बड़े वाले स में आधा र जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, स्र। स्र और र कैसा है यहाँ पे, पूरा। देखिए आपसे कोई पूछे कि बताओ संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, तो बोल देना कितना, 4। छ, त्र, ज्ञ और स। पूछेगा छ किससे बना है, तो बोल देना आधा क और पूरा स से मिलके बना है क्या, छ। आपसे कोई पूछे कि त्र किससे बना है, तो बोल देना त्र जो है आधा त और पूरा र से मिलके क्या बना है, त्र। आपसे कोई पूछे कि जो ज्ञ वर्ण है ये किससे बना है, तो बता देना जो ज्ञ है आधा ज और पूरा य मिलके क्या बनाया है, ज्ञ। और कोई पूछे कि स्र किससे मिलके बना है, तो बता देना स्र जो है बड़ा वाला आधा स प्लस क्या, र को जब आपस में जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, र। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, आगे चलते हैं।
आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो एक अगला वर्ण हमारा है उस्रीप्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन दोस्त? तो बोलेंगे क्या? उस्रीप्य। उस्रीप्य व्यंजन। नाम आप लोग बहुत अच्छे से इसका जानते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस्रीप्य व्यंजन के बारे में आप पहले से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इसका प्रयोग आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, बात करें कि उस्रीप्य व्यंजन किसे कहेंगे, तो बता देना जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्त, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्ण का क्या करेंगे दोस्त? उच्चारण ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में तो हमारी जीभ है दोस्त, जीभ को ही क्या बोलते हैं? जिह्वा। क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं जिह्वा। और जिह्वा का मतलब होता है दोस्त, तो कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में, मतलब कैसे? उस्रीप्य व्यंजन का तब हम क्या करेंगे दोस्त? उच्चारण करेंगे। उच्चारण का मतलब क्या? बोलेंगे। तो हमारी जो जीभ है क्या होगा? तो बोल रहा है कि जो हमारी जिह्वा है वो झटके से क्या करेगी? झटके से ऊपर उठती है। कहाँ उठेगी? ऊपर उठती है। उठती है। तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोल देंगे? उस्रीप्य व्यंजन। परिभाषा आपको बनाना हो तो बोल देना वे व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर उठती है तो हम कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो बता देना कौन सा? उस्रीप्य व्यंजन बोलते हैं। अब देखो, ये हमारा मुख है। मुख में ये हमारा क्या हो गया दोस्त? जिह्वा हो गई। और जिह्वा जब व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो झटके से कहाँ उठेगी दोस्त? ऊपर। और जब ऊपर उठेगी तो ऐसे जो व्यंजन वर्ण होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उस्रीप्य व्यंजन। और आपसे कहे कि बताओ जो उस्रीप्य व्यंजन है की संख्या कितनी, तो उससे बोल देना उस्रीप्य व्यंजन वर्णों की संख्या जो है कितना? 2। अगर यदि आपसे पूछ ले कि कौन कौन से, तो उसे बोल देना कि पहला क्या है? पहला क्या है? अड़। और दूसरा क्या है? ड़। और अ। पहला क्या हो जाएगा? ड़। और दूसरा क्या हो जाएगा? ड़। अब बात आती है कि ड़ और ड़ काहे पढ़ते हैं। देखिए, अगर बिंदी नीचे जो लगा है इसको हटा दे तो क्या पढ़ेंगे? ड। और इसके नीचे जो बिंदी है दोस्त इसको हटा दे तो क्या पढ़ेंगे? ढ। तो इसको ड और पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ढ। लेकिन यहीं पे अगर हम बिंदी लगा दे तो क्या पढ़ने लगते हैं? ड़। अब बात आती है कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इनका प्रयोग भी आप दोस्त बहुत करते हो। जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या? लड़ाई। क्या बोलते हैं? लड़ाई। और लड़ाई में ड का प्रयोग करते हैं और इसके नीचे क्या लगाते हैं? बिंदी। तो इसको क्या पढ़ते हैं? लड़ाई। किसका बोध होता है हमें? ड़ का। उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? ड़। न की ड। अब बात करते हैं इसकी, तो बोलते हैं दोस्त ना पढ़ाई। क्या बोलते हैं? पढ़ाई। और पढ़ाई में किसका प्रयोग करते हैं? इसका। हमें लिखना चाहिए अड़, लेकिन ये बड़ा अड़ लिखते हैं दोस्त। ढ के नीचे क्या लगा देते हैं? बिंदी। फिर क्या बोलते हैं? पढ़ाई। तो जैसे ही ड और ढ के नीचे दोस्त लगता है बिंदी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका उच्चारण किस रूप में होता है? अड़ा के रूप में। और ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हैं? उस्रीप्य व्यंजन। और उस्रीप्य व्यंजन में जो हमारा जीभ होता है दोस्त वो झटका से कहाँ उठता है? ऊपर। अगर भरोसा ना है तो एक बार प्रयोग कीजिए। बोलिए ड़ा। और इसको बोलिए क्या? ड़ा। बोल के एक बार देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि उस्रीप्य व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, तो बोल देना संख्या कितनी? 2। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना एक होता है ड़ और दूसरा का होता है ड़। अब अगर कहेगा आपसे कि बताइए जो उस्रीप्य व्यंजन है इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम भी बोल देना उससे कि रुको ज़रा इसके उपनाम के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो जो इसका उपनाम है, इसका एक उपनाम है दोस्त उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उच्छिप्त व्यंजन।
या इसी को ऐसे कहीं लिखा होगा, लिखेगा उच्छिप्त व्यंजन। अब कहेंगे कि ये जो उच्छिप्त व्यंजन है इसका मतलब क्या है, आप दिमाग में पहले सोचो, उससे पहले हम बता देते हैं कि जो उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त का मतलब होता है क्या, छिपा हुआ। उच्छिप्त के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ। और बात होती है कि क्या छिपा हुआ है, तो ये कैसे छिपा होता है जानना चाहेंगे। देखिए जो ड़ और अड़ा है, इसके नीचे जब बिंदी लगा दिए तो क्या पढ़े, अड़ा, और बिंदी हटा देते हो तो क्या पढ़ते हैं, ढ। और ड ढ आप कहाँ व्यंजन में पढ़े, अभी पीछे मैं आपको पढ़ा के आया। जो ड है और जो ढ है, ये कैसा व्यंजन, व्यंजन कैसा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। और जब इसी स्पर्श व्यंजन में दोस्त ड और ढ में नीचे क्या लगा देते हैं, बिंदी, तो इसको कौन सा व्यंजन पढ़ने लगते हैं, तो कहेंगे कौन सा व्यंजन, उस्रीप्य व्यंजन। बोलते हैं कि नहीं दोस्त, उस्रीप्य व्यंजन। तो देखिए ये जो हमारा उस्रीप्य व्यंजन है, ड और ड़, ये किस रूप में छुपा हुआ है, ड और ढ के रूप में, मतलब स्पर्श व्यंजन के रूप में, स्पर्श व्यंजन के रूप में छुप गया। इसी कारण इसको एक उपनाम दे दिया गया दोस्त, क्या, उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोल दिए, उच्छिप्त व्यंजन। क्यों, क्योंकि जो ड़ और ड़ है उस्रीप्य व्यंजन है, वो किस रूप में काम कर रहा है, स्पर्श के रूप में इसीलिए इसको क्या नाम दिए, उच्छिप्त व्यंजन। और इसी का एक दूसरा उपनाम है दोस्त, क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्वि का मतलब दोस्त होता है दो, द्वि का मतलब कितना, दो, और गुण मतलब गुण। कह रहा है जिस व्यंजन के कितने गुण दोस्त, दो गुण, जिस व्यंजन के कितने गुण, दो गुण, उस व्यंजन को क्या बोलेंगे, द्विगुण व्यंजन। तो अगला इसका क्या है, उपनाम द्विगुण। आपसे पूछेगा जो द्विगुण व्यंजन है, इसको द्विगुण व्यंजन काहे बोलते हैं, तो उससे बता देना कि इसके कितने गुण, दो गुण। अगर पूछे कौन सा गुण, कौन कौन से दो गुण है, तो बोल देना एक गुण है स्पर्श का, और दूसरा क्या है, उस्रीप्य का। कौन सा गुण, उस्रीप्य का। अब कहेंगे स्पर्श का गुण क्या, तो स्पर्श का मतलब है दोस्त ये किस व्यंजन के रूप में काम करता है, स्पर्श व्यंजन के रूप में। पूछेंगे स्पर्श व्यंजन के रूप में कैसे काम करता है, तो उससे बता देना स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है क से लेके म तक, उसी में एक वर्ग है त वर्ग, और त वर्ग में आता क्या है, ट वर्ग है। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और अड़, और उसमें से ये दो आते हैं कि नहीं, ड और ढ। तो पहला काम किसका, स्पर्श का, पहला गुण किस कैसा, स्पर्श का। और दूसरा गुण कैसा, अड़ा, और अड़ा के फंट में काम करता है, रूप में काम करता है दोस्त। इसीलिए इसको एक चीज बोले क्या, उस्रीप्य व्यंजन। तो ये दो रूप इसके हुए, इसके दो गुण हुए, और दो गुण होने के कारण इसको क्या बोले, द्विगुण व्यंजन। अगर आपसे कहे कि बताओ द्विगुण व्यंजन की जो संख्या है वो संख्या कितनी, तो बोल देना इसकी संख्या कितनी, दो। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना अड़ा और क्या, इतना हो गया। अब आगे बता देते हैं कि ये जो द्विगुण व्यंजन है, उस्रीप्य व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इन दोनों का अगर हम प्रयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रयोग, छोड़िए सबसे ज़्यादा प्रयोग, बताते हैं क्या इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग शब्द के कहाँ होता है दोस्त, जो शब्द होता है शब्द के, या तो हम कहाँ करते हैं, शब्द के, इसका प्रयोग शब्द के मध्य में होता है। मध्य का मतलब क्या, बीच में। या फिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, या अंत में, या अंत में। जो द्विगुण व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन का हम प्रयोग हमेशा कहाँ करते हैं, शब्द के या तो बीच में करते हैं या फिर कहाँ, अंत में। इसका प्रयोग दोस्त कभी भी नहीं होता कहाँ पे, शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में। अगर आपको भरोसा नहीं है तो ऐसा वर्ण आप खोज के देख लीजिएगा, आपको ऐसा वर्ण एक भी नहीं मिलेगा जिसमें द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कहाँ पे हुआ हो, शब्द के शुरुआत में। जब भी आपको दिखेगा तो कहाँ दिखेगा इसका प्रयोग, या तो बीच में या तो फिर अंत में। लिखा है ना, लड़ाई, लड़ाई में कहाँ आया दोस्त, ये वाला बीच में। पढ़ाई की बात कर रहा है तो पढ़ाई में कहाँ आ रहा है,
बीच में। और बात करेंगे चढ़ाई, तो चढ़ाई में भी कहाँ प्रयोग हुआ है? बीच में। तो एक बात जान लीजिए, ऐसे वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा बीच में या तो अंत में। अब हो गया आपका ये उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन जो है समाप्त हो चुका है। और आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, काफ़ी समय हो चुका है। और फिर मिलते हैं कल। तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अभी तक आप अगर शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों को, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका वो भी लाभ ले सकें। और जो लोग नए हैं, पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाए और वहाँ से वीडियो को देख लें। आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, शायरी हो जाए। बोल रहा है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ पाने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते। ठीक है, गुड नाइट।